MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की ये परिचय वाली वीडियो होगी, यानी इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो भी पाठ 1 में प्रश्नावलियां दी गई हैं उन प्रश्नावलियों को किस तरह से हमें हल करना है, कौन कौन से विषय हमें समझने पड़ेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करने के लिए। इसके अलावा पार्ट 1 की जो भी प्रश्नावलियां हैं सबकी अलग अलग वीडियो बनाई गई है। उन सभी के लिंक प्रश्नावली 1.1 से 1.5 तक सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं परिचय संख्या पद्धति का अगले पेज से। पाठ का नाम है गाइस संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हमें संख्याओं के प्रकार के बारे में समझना पड़ेगा। कई प्रकार की संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे सामने है प्राकृतिक संख्याएं। जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा और इसी तरह से आगे की गिनती इसमें आती जाएंगी, अनंत तक ये चलती जाएंगी। जहां तक भी आपको पता है वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद बात करेंगे आगे यहां पर पूर्ण संख्याओं की। जो भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं ये शुरू होती हैं शून्य यानी कि 0 से। उसके बाद इसमें आता है 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी अनंत तक चलती रहती हैं। तो आप देख सकते हो अगर प्राकृतिक संख्याओं के आगे हमने यहां पर शून्य लगा दिया तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव यानी कि जमा वाले, दूसरे होते हैं हमारे नेगेटिव यानी कि घटा वाले। अब जमा वाले कौन से होंगे और घटा वाले कौन से होंगे? पूर्णांक जमा वाले कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। इनमें आता है 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से ये अनंत तक चलते रहेंगे जहां तक भी आपको पता है। अगर बात करें हम नेगेटिव यानी कि घटा वाले जो पूर्णांक होते हैं उनकी, तो ये घटा में होते हैं। बस जो भी हमारे ये वाली संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 है, इनके आगे घटा का निशान लगा दो। घटा में 1, उसके बाद घटा में 2, घटा में 3, घटा में 4 है। इसी तरह से ये घटा की साइड अनंत तक चलती रहती हैं। बहुत आसानी से हमने यहां पर संख्याओं के प्रकार कुछ प्रकार समझ लिए। अब बारी आएगी यहां पर परिमेय संख्याओं की। इनको ध्यान से समझना। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी हमारी ऐसी संख्या जिसको हम भिन्न, ये क्या है? p बटा q क्या है? एक भिन्न है। भिन्न के रूप में p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होंगी। उदाहरण दूंगा तो आसानी से समझ पाओगे। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर लिख देता हूं 5/7 है। ये हमारा भिन्न के रूप में है। 5/7 है तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह से 7/8 हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। ये सारी की सारी संख्याएं p बटा q के रूप में है, तो इनको कहेंगे हम परिमेय संख्याएं। बहुत आसान है ना। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर अपरिमेय संख्याओं की, तो यहां पर हमें दिया है ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। भाई परिमेय संख्याएं तो वो होती हैं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं। जैसे √3 हो गया, क्या इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं लिख सकते। इसी प्रकार से हमारी जो अगली संख्या है √2, √5, √7, ये जो भी संख्याएं मैंने आपके सामने लिखी हैं इनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये उदाहरण है अपरिमेय संख्याओं के। इसके बाद बारी आती है आखिरी में वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? इनमें दो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इनको इकट्ठा कर दें, इकट्ठा करने पर क्या हो जाएंगी? ये वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय ये दोनों तरह की संख्याएं शामिल होती हैं। बहुत आसानी से हमने यहां पर संख्या पद्धति में जो भी संख्याओं के प्रकार हमें समझने हैं वो हमने यहां पर डिटेल में समझे। अब अगर बात करें जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं इनसे किस तरह का प्रश्न आता है हमारी किताब में या फिर जो आपके एग्जाम होंगे वहां पर, उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहां पर है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इनसे प्रश्न कैसा आएगा आपकी किताब में, तो यहां पर उसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण से समझेंगे उसको किस प्रकार से हल करना है। यहां पर दिया है 2/5 और 3/5 के बीच
5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो भी हमारी ये दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं हमें भिन्न के रूप में, इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान तरीके से बताऊं क्या करना है। जो भी हमारी संख्या है 2/5 इसको लिख लो। ये मैंने 2/5 लिख लिया। और एक साइड में हमारी दूसरी संख्या 3/5 है, इसको लिख लो। यहां पर मैंने 3/5 को लिख लिया। अब दोनों के आगे गुना का निशान लगा दो। जितनी भी संख्याएं हमें इनके बीच में ज्ञात करनी है, सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यह रहेगा कि कोई भी हमारी दो संख्याएं हैं, जैसे 2/5 और 3/5, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। मैं कहूंगा अनंत, अनगिनत संख्याएं होती हैं इनके बीच में। तो हमें तो सिर्फ 5 निकालनी है, अनगिनत होती हैं, इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होंगी, हमें उनमें से 5 ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे। जितनी भी संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, 5 ज्ञात करनी है। 5 से अगली संख्या क्या होती है, 6 होती है। जितनी भी हमें ज्ञात करनी हो उससे अगली वाली संख्या हमें अगली वाली संख्या लेंगे और दोनों संख्याओं में हम ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। 5 से बड़ा 6 होता है, हमने यहां पर ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में गुना कर दिया। इनको हल करेंगे, दोनों को हमें हल करना है। तो यहां पर 2 को 6 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12। नीचे यहां पर 5 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर 3 को 6 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 18। उसके बाद यहां पर 5 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 है। अब क्या करना होगा हमें, जो भी हमारी ये दो संख्याएं हैं इनके बीच में क्या संख्याएं आएंगी वो लिख देनी है। देखो 12/30 है और 18/30 है, इनके बीच वाली संख्याएं लिखनी है। 12/30 के बाद क्या आएगा, 13/30 आ जाएगा। उसके बाद 14/30 आ जाएगा। उसके बाद 15/30 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर हमारा 16/30 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 17/30। कितनी संख्याएं हमने यहां पर ज्ञात कर ली, 1 2 3 4 5। जो भी हमारे 2/5 और 3/5 हैं इनके बीच में ये वाली 5 परिमेय संख्याएं आएंगी। एक तो तरीका ये हो गया हल करने का। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें नीचे वाली संख्या बराबर ना दी गई हो, यहां पर हमारा 5 दिया गया था, यहां पर भी 5 दिया गया था, नीचे वाली संख्या बराबर है तो बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। अगर नीचे वाली संख्या बराबर नहीं है तो कैसे हल करें, उसके लिए हमने दूसरा उदाहरण यहां पर लिया है। इसमें हमारा 2/5 है, 3/4 है। नीचे वाली संख्याओं को देखोगे तो ये बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हमारी जो भी संख्याएं है ना, 2/5 है इसको लिख लो और एक साइड में 3/4 जो है इसको लिख लो, गुना का निशान लगा लो दोनों के आगे। अब क्या करें भाई, हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, लेकिन सबसे पहले हमें नीचे वाली जो संख्या होती है उसको बराबर भी करना होता है। बराबर करने के लिए क्या करें, जो भी इसके नीचे वाली संख्या है 4, ऊपर नीचे यहां पर गुना कर दो। ठीक है, 4/4 से मैं इसको गुना कर देता हूं। और जो यहां पर नीचे वाली संख्या है 5, इसमें मैं ऊपर और नीचे गुना कर देता हूं। यहां पर 5/5 से गुना कर देता हूं। इनको हल कर लो। यहां पर 2 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 है। नीचे 5 को 4 से गुना करेंगे तो यहां पर हमें मिलकर मिलेगा 5 चौके 20। बिल्कुल इसी प्रकार से 3 को यहां पर 5 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 15। और यहां पर 4 को 5 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 20। जो भी यहां पर हमारी दो संख्याएं मिली हैं हमें, 8/20 और 15/20। 8/20 के बाद क्या आएगा, 9/20 आएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा 10/20। उसके बाद आ जाएगा हमारा यहां पर 11/20। उसके बाद आ जाएगा 12/20। उसके बाद आ जाएगा हमारा 13/20। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा 14/20। जो भी हमारी ये दो संख्याएं हैं 8/20 और हमारी 15/20, इन दोनों के बीच में ये संख्याएं मिलती हैं। हमें कितनी लिखनी थी, 5, लेकिन आप देखोगे तो हमने यहां पर 6 लिख दी हैं। इनमें से कोई भी 5 संख्याएं आपने लिख देनी है, वही उत्तर हो जाएगा। कोई भी दो संख्या अगर हमें दी गई हैं उनके बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, उदाहरण मैंने आपको दे दिया है। अब इससे जो अगला विषय है उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अगला विषय अपरिमेय संख्याओं से संबंधित है। तो यहां पर है अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। जो भी हमारी अपरिमेय संख्या होती है, कोई भी अपरिमेय संख्या अगर हमें दी गई हो उसको संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर √2, ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, कैसे किया जाएगा, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, रचना करनी होगी। उस रचना को करने के लिए चलते हैं अगले
पेज पर। ये खूबसूरत सी पेंटिंग मैंने देखी, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, इसको हमें साइड में रखना पड़ेगा। तो पेंटिंग को एक साइड में रखते हैं और अपने पेज को लेके आते हैं। पेज के साथ साथ हमें ज़रूरत होगी कंपास पेंसिल की, इसके साथ हमें डी स्केल की ज़रूरत होगी और लाइंस ड्रॉ करने के लिए हमें स्केल की ज़रूरत होगी। सो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा रूट 2 को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं। सबसे पहले तीनों चीजों को साइड में हटा के सबसे पहले लेकर आते हैं यहां पर एक स्केल। स्केल पर मैं इंच वाली साइड यूज करूंगा, आप सेंटीमीटर वाली साइड भी यूज कर सकते हैं। हमें स्केल से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन पे हमें मार्किंग भी कर देनी है। मार्किंग किस तरह से करनी है, हर एक इंच को हम यूनिट कंसीडर करेंगे। तो हमें यहां पर स्केल रखना है। ठीक है, मैंने स्केल रखा, यहां पर हमने एक सेंटर में मार्क कर दिया। उसके बाद हर एक इंच पर हमें इस तरह से मार्किंग कर देनी है, फर्स्ट पॉइंट के राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। तो यहां पर भी मैं मार्किंग कर रहा हूं। जो हमारा ये एक पॉइंट है इसको हम 0 कंसीडर करेंगे। उसके बाद यहां पर हमारा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड आगे फर्दर लाइन हमारी आगे बढ़ी है तो उसको 4 कहेंगे। इस तरफ हमारा -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये क्या है, हमारी एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन के 0 वाले पॉइंट से जो नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा यहां पर 1 है, इस पर हम अपना डी वाला स्केल रखेंगे। ठीक है, इसको अलाइन करेंगे लाइन के साथ और एंगल बना देंगे 90 डिग्री का। ठीक है, ये हमने यहां पर 90 डिग्री वाले पॉइंट का एंगल बनाया, पॉइंट लगाया। अभी एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। और ध्यान रखने वाली बात यहां पर आपके लिए बताता हूं, हमें जो लाइन यहां पर ड्रॉ करनी है वो हमारी सिर्फ 1 इंच ही होगी। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट है, हमने पॉइंट से मिला लिया है और 1 इंच की लाइन यहां पर हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी है। हमने बनाया यहां पर क्या, 90 डिग्री का एंगल। तो उसको इस तरह से शो किया जाता है बॉक्स सा बना करके। अब इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर 0 वाला पॉइंट है और इस लाइन जो भी हमने यहाँ पर वर्टिकली लाइन ड्रॉ की है, इसका ऊपर वाला पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा बी पॉइंट होगा। हमें ओ पॉइंट और बी पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर रखना होगा स्केल, अलाइन करना है दोनों पॉइंट्स को और सीधी लाइन में इस तरह से ज्वाइन कर देना है। जो भी हमारा ये वाला ओ, इसे हम ओ कहेंगे, ये हमारा बी होगा, ये हमारा ए पॉइंट होगा। ठीक है, ये वाला हमारा ए पॉइंट हो गया। तो यहां पर जो भी मेरी लाइन ओ बी है वो क्या हो जाएगी, यहां पर √2 हो जाएगी। आप ये कहोगे कि हमारी ओ बी लाइन है, ये तो हमारी नंबर लाइन पर है ही नहीं, इसको नंबर लाइन, ये तो नंबर लाइन से अलग है ना, इसको नंबर लाइन पर किस तरह से लेकर आए। तो हमें जरूरत होगी गाइस कंपास की। कंपास यहां पर हमारे पास है, इसको हमें ओपन कर लेना है, लेकिन ओ पॉइंट पर हम इसकी टिप रखेंगे, बी पॉइंट तक इसको हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से एक रेडियस हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। जहां पर भी ये आर की यहां पर आई है, ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। अब मैं कहूंगा कि ओ बी इक्वल होगा हमारा ओ सी के, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि जितना रेडियस यहां पर है उतना ही रेडियस ओ सी का है। ओ बी हमारा √2 है तो ओ से सी तक ये भी हमारा √2 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि ओ सी जो कि हमारी नंबर लाइन पर है ये हो जाएगा हमारा √2। इस तरह की कंस्ट्रक्शन करनी आपको आनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर रहेगा कि ओ बी हमारा √2 कैसे हुआ। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए मूव करते हैं वापस अपने ग्रीन बोर्ड पर। जो भी हमारी संख्या रेखा थी उस पर हमने √2 को निरूपित कर दिया है, एक अपरिमेय संख्या को निरूपित कर दिया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि भैया ये √2 कैसे हुआ, ओ भी √2 कैसे हुई। तो इसको समझने के लिए पाइथागोरस परिमेय का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे, ये होता है पाइथागोरस परिमेय, जिसमें होता है कर्ण की पावर 2 बराबर में आधार की पावर 2 जमा में लंब की पावर 2। यहां पर कर्ण क्या होता है, जो हमारी ये तिर्यक रेखा होती है इसे कहा जाता है कर्ण। ठीक है, तो यहां पर हम कर्ण का वर्ग ऐसा का ऐसा रखेंगे। हमें नहीं पता है कि कर्ण का मान क्या है, ये मान लेते हैं। तो कर्ण हमारा यहां पर, कर्ण हमारा क्या है ये लिख लेते हैं। ठीक है, कर्ण हमारा क्या है, यहां पर ओ बी है। ओ बी √2 कैसे आया, तो यहां पर आ जाएगा हमारा ओ बी, इसका हमने वर्ग कर दिया, बराबर का निशान लगा करके जो भी आधार है इस त्रिभुज का, आधार को हमें देखना है। आधार हमने कितना लिया था,
एक लिया था, तो आधार के स्थान पर हम एक रखेंगे, आधार का वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर देंगे, जमा का निशान लगा करके लंब जो भी इस त्रिभुज का लंब है वो हमने कितना लिया था, 90 डिग्री का कोण बनाया था, तो ये हमारा एक था। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा लंब के स्थान पर एक और इसका भी हम वर्ग कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, ओ बी का वर्ग यहां पर हो जाएगा बराबर में एक की पावर दो करेंगे, एक को एक से गुना करने पर हमें एक ही प्राप्त होता है। उसके बाद जमा का निशान लगा करके यहां पर भी एक की पावर दो है, एक को एक से गुना करो, एक ही हमें मिलेगा। इसके बाद यहां पर हमारा ओ बी इसकी पावर दो ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर का निशान लगा लेंगे, एक जमा में एक ये हो जाएगा हमारा दो। हमें क्या चाहिए, हमें ओ बी चाहिए, लेकिन ओ बी की पावर दो यहां पर है, पावर दो को हटा देंगे। पावर दो को कैसे हटाएंगे, सबसे आसान तरीका होता है किसी भी पावर को हटाने का, रूट लगा दो। इस तरह से हमने रूट लगा दिया, तो हमें इस तरफ भी रूट लगाना पड़ेगा। अगर हम रूट लगाते हैं अपनी तरफ से तो दोनों साइड में लगा सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा, देखो जो भी हमारा रूट है, जो भी हमने यहां पर रूट बनाया है, ये पावर दो से कट जाता है, तो दो से यहां पर पावर दो से रूट कट जाएगा, यहां पर मिल जाएगा हमें ओ बी बराबर में रूट दो, ऐसा का ऐसा रहेगा। देख सकते हो ओ बी बराबर में रूट दो आ गया है। कैसे आया रूट दो, ये भी मैंने समझा दिया है। तो कोई भी हमारी अपरिमेय संख्या दी गई हो, उसमें पाइथागोरस परिमेय का इस्तेमाल करके संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, ये मैंने आपको समझाया। अभी हमारे कुछ विषय और बचे हैं, उनको भी समझना है इसी पाठ के परिचय में, तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। पाठ में अगला विषय आ जाता है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार को हम समझने के लिए कुछ उदाहरण लेंगे। तीन प्रकार का होता है दशमलव प्रसार, तो तीन ही उदाहरण यहां पर लिखे गए हैं। सबसे पहले हमारा है 7/8, ये p/q के रूप में हमें दिया गया है, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर इसका दशमलव प्रसार हमें लिखना है तो वो कैसे किया जाएगा, देखो बहुत आसान है। जो भी हमारी ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंदर रखते हैं, नीचे वाली संख्या से हम भाग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 8 को यहां पर हमें 7 को 8 से भाग करना है, तो सबसे पहले यहां पर हम शून्य लगा लेंगे, उसके बाद जीरो लगा लेंगे और एक जीरो उसके बदले यहां पर लग जाएगी। जो भी हमने ये बिंदु लगाया है उसके बदले हमने जीरो लगा ली है। भाग करना आपको आता होगा, भाग करना मैं नहीं सिखाने वाला हूं। यहां पर मुझे सिखाना है कि पहले प्रकार का जो दशमलव प्रसार है उसको किस तरह से, वो किस तरह का दिखाई देता है। अब यहां पर 8 को 8 से गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 64, उसके बाद घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, इसके पीछे अपनी तरफ से शून्य लगा लेंगे। 8 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 56, यहां पर आ जाएगा हमारा 4, शून्य लगा लेंगे। 8 को 5 से गुणा करने पर ये आ जाएगा हमारा 40, घटाने पर हमारा शून्य आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसी भाग जो कंप्लीट हो जाए, जो पूर्ण हो जाए और शेषफल में हमें शून्य प्राप्त हो, तो उसको कहा जाता है, उस दशमलव, उसका जो भी दशमलव प्रसार होगा ना, इसको क्या कहा जाएगा, शांत कहा जाएगा। ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, पहले वाला प्रकार है ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसको साफ साफ लिख देता हूं मिटो के। जो भी यहां पर हमारा दशमलव प्रसार है वो कैसा हो गया, शांत हो गया। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत कहेंगे। कई बार मैंने बोल दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। यहां पर 10/3 हमें दिया गया है, यहां पर भाग करने के लिए 10 को अंदर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 से हम भाग करेंगे तो 3 के पहाड़े में 3 पर 9 आ जाता है, यहां पर 1 बचेगा। उसके बाद बिंदु लगा के यहां पे शून्य लगा लेंगे, 3 से करेंगे फिर से 9 आएगा, यहां पर फिर से 1 बचेगा, फिर से यहां पर शून्य लगा के 3 से करेंगे तो फिर से 9 आएगा। आप यहां पर एक चीज देख सकते हो, शेषफल में हमें 1 मिला, 1 मिला, फिर से हमें 1 मिला। बार बार हमारी वही संख्याएं आ रही हैं जो हमारे बिंदु से पहले हैं और बिंदु के बाद वाली, मतलब बार बार हमारी यहां पर संख्याएं रिपीट हो रही हैं, उनकी आवर्ती हो रही है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है उसे क्या कहा जाएगा, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर अगर हमें शेषफल में वही संख्या बार बार मिलती रहे तो ऐसे दशमलव प्रसार को कहा जाता है अनवसानी आवर्ती। लिख देता हूं, अनवसानी आवर्ती। इस प्रकार का दशमलव प्रसार को कहा जाएगा अनवसानी आवर्ती। अब तीसरे प्रकार के लिए आ जाते हैं, उसके लिए एक रेखा यहां पर लगा लेते हैं। मेरे पास है यहां पर √2। √2 के रूट से बाहर कैसे निकाला जाता है, इस तरह से हम लिखेंगे, जो भी हमारी रूट के अंदर संख्या है उसको यहां पर लिखा जाएगा। उसके बाद यहां पर इसको 1 से करेंगे। ठीक है, आपने ये कक्षा 8 में सीखा होगा, 1 से 1 करेंगे तो 1 एकम 1 आएगा, यहां पर जमा का 1 होता है, यहां पर भी हमारा 1 आ जाएगा।
ठीक है, जो भी हमारा ये दशमलव प्रसार है ये क्या होगा मेनली हमें समझना है। आप इसको इस तरह से हल करेंगे, जो दो दशमलव प्रसार है वो आपको मिलेगा 1.4142 और इसी तरह से आगे ये चलता रहेगा। इसमें कुछ भी रिपीट नहीं होगा, कुछ भी यहां पर किसी भी संख्या की आवृत्ति नहीं होगी, अलग ही अलग संख्याएं यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें कुछ भी, जो कभी भी, जिसका शेषफल कभी भी शून्य ना आए और जिसमें कुछ भी रिपीट ना हो, जैसे यहां पर बार बार 3 3 3 3 रिपीट हो रहा था, इसमें वो कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसे को कहा जाता है अनवसानी अनावर्ती। लिख देता हूं यहां पर, अनवसानी अनावर्ती इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होगा उसको कहा जाएगा। इसमें ना तो कुछ भी हमारा रिपीट होगा और ना ही इसका कहीं पर अंत होगा। जो भी हमारी ये भाग है ये चलती जाएगी, इसका कहीं पर भी अंत नहीं मिलेगा। तो हमने 3 प्रकार के दशमलव प्रसार समझे हैं। अगर शेषफल हमें शून्य मिल जाए तो शांत होगा, अगर संख्याएं हमारी यहां पर रिपीट होती रहे, बार बार आवृत्ति उनकी होती रहे, तो अनवसानी आवर्ती कहेंगे। और ऐसा दशमलव प्रसार जो ना ही कभी खत्म हो और ना ही उसमें संख्याएं रिपीट हो, तो उसको कहा जाएगा अनवसानी अनावर्ती। तीनों दशमलव प्रसार के उदाहरण सहित मैंने आपको समझा दिए हैं। अभी बहुत सारे विषय और बचे हैं, उनको समझेंगे, अगले पेज पर चलते हैं। उनके लिए यहां पर हमें समझना है 0.3, जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.333 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। हम कोई भी परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार लिखते हैं। पीछे वाले पेज पर हमने क्या किया था, जो हमारा 10/3 था उसका दशमलव प्रसार क्या लिखा था, 3.3333, इस तरह से ये दशमलव प्रसार आया था। हमने यहां पर जो भी परिमेय संख्या थी उसका दशमलव प्रसार लिख दिया। अगर हमें दशमलव प्रसार से परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखनी हो तो कैसे किया जाएगा, यही समझने वाले हैं इस समस्या से। एक बात यहां से आप समझो, जो भी हमारी संख्या होती है, देखो यहां पर संख्या हमारी जो भी बिंदु लगा है उसके बाद बार बार 3 3 3 3 आ रहा है, तो हम उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.3, और जो भी हमारी संख्या रिपीट होती है, बार बार उसकी आवृत्ति होती है, तो उसके ऊपर इस तरह से एक डंडा सा लगा दिया जाता है, इसको बार कहा जाता है। इसका अर्थ यही होता है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब यह है कि वह संख्या बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है। अगर हमें 0.3333 इस संख्या को p/q के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मान लेंगे कि माना x बराबर में हमारी संख्या है 0. यहां पर शून्य आएगा, हमारा जो भी संख्या दी गई है हमें वो मान लेना है 0.333, ये हमारी x के बराबर है। अब एक बात का आपके ध्यान रखना है, हम क्या करेंगे, अगर एक संख्या पे बार लगा हो तो 10 से गुना करेंगे, 2 संख्याओं पर बार लगा हो तो 100 से गुना करेंगे, अगर 3 संख्याओं पर बार लगा हो तो 1000 से गुना किया जाएगा। यहां पर देखो कितनी संख्या यहां पर बार बार रिपीट हो रही है, अकेला 3 है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम किससे गुना करेंगे, अकेली संख्या 3 रिपीट हो रही है तो 1 से, 1 यहां पर संख्या पर बार लगाया जा सकता है और 10 से गुना करेंगे। ये हमारा होगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 को 10 से गुना करेंगे, x को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x, बराबर का निशान लगा लेंगे 0.3333, इसको हम 10 से गुना करेंगे तो जो दशमलव हमारा है वो यहां पर चला जाएगा, 3 के पीछे चला जाएगा, हमें संख्या मिलेगी 3.333 और ये इसी तरह से आगे चलती जाएंगी। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा दो, उसके लिए लिखता हूं दूसरे में से पहले को घटाएंगे। दूसरे में से पहले को घटाना है तो दूसरा समीकरण हमें पहले लिखना पड़ेगा, जो हमारा यहां पर है 10x, बराबर में हो जाएगा हमारा 3.33, इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। इसी के नीचे जो हमारा पहला वाला समीकरण है वो यहां पर लिखा जाएगा। पहला समीकरण हमारा है x बराबर में 0.33, इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। एक रेखा लगा लेंगे, घटा का निशान यहां पर लगा लेंगे, ऊपर हमारा 10x है, नीचे x है, 10x है, एक x को उसमें से निकाल देना है तो हमारे पास बच जाएगा यहां पर 9x। इसके बाद जो भी हमारे इधर वाली संख्याएं हैं, देखो दशमलव के बाद 333, यहां पर भी दशमलव के बाद 333, बिल्कुल संख्याएं एक जैसी हैं तो घटाने पर कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद इस तरफ हमारा 3 है, 3 में से 0 को घटाएंगे तो हमारा
3 ही रहेगा, यानी कि x का मान क्या होगा हमारा, x बराबर में हमारा 3 आ जाएगा, और जो भी यहां पर 9 गुना में है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा भाग में। ऊपर हमारा 3 है, नीचे हमारा 9 है, 3 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आती हैं तो काट दो ना इनको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा हमारा 1/3। हमने x क्या माना था, x हमारी ये संख्या है 0.33 और x हमें क्या मिल गया 1/3, यानी कि अगर हम संख्या 0.333 इसको p बटा q के रूप में लिखते हैं तो ये हमें मिलती है 1/3। ये है दशमलव प्रसार के रूप में, ये है परिमेय संख्या के रूप में। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम होंगे फाइनल वाले, उसमें जरूर देखने को मिलेगा। किताब में भी कई क्वेश्चन दिए गए हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस भी कर लेनी है। अब इससे अगला जो विषय आता है उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। पाठ में जो अगला विषय आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें क्या करना है, जो भी वास्तविक संख्याएं हमारी दी होंगी उन पर संक्रियाएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को किस तरह से जोड़ा जाएगा, किस तरह से जमा किया जाएगा, घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा और भाग किया जाएगा। ये लय इसमें गलत लिख दिया गया है, इसको काट देते हैं। वास्तविक संख्याओं पर जो भी हमारी ये संक्रियाएं हैं इनको किस तरह से अप्लाई किया जाता है ये इस वाले पेज पर समझना है। तो बहुत आसान तरीके से सबसे पहले समझ लेते हैं जमा कैसे करना है और घटा कैसे करना है। तो उसके लिए एक उदाहरण यहां पर लिखा गया है, इसमें है ऐड। ऐड का मतलब होता है जमा करना। हमें जमा करना है इन दोनों संख्याओं को, कौन कौन सी, 2√2 जमा में 5√3 और √2 घटा में √3 को हमें जमा करना है, दोनों संख्याओं को करना है। तो यहां पर हम पहली हमारी संख्या 2√2 उसके बाद जमा में 5√3 को लिख लिया। पहली वाली संख्या हमने यहां पर ऐसी की ऐसी लिख ली। जमा करना है तो जमा का निशान लगा लेते हैं। उसके बाद जो दूसरी संख्या है इसको यहां पर लिख देते हैं, ये हमारी है √2, उसके बाद घटा में 3√3। अब यहां पर ध्यान आपको क्या रखना है उस चीज को समझो। देखो, जिसके साथ √2 है वो √2 वाली संख्या में ही जुड़ सकता है या फिर घट सकता है। हमें देखना है बीच के निशान को। कहने का मतलब ये है, अगर √2 दिया गया है तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसमें √2 हो तो ही जोड़ा जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है, ये नियम होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर √3 है तो इस संख्या को √3 वाली संख्या में ही जोड़ा जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। जैसे यहां पर भी √3 है तो इनमें हम जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, बीच में जो भी निशान होगा उसके अनुसार। तो √2 और √2, हमारे पास 2√2 तो यहां पर है, इसमें 1√2 ये वाला जुड़ जाएगा तो इसे हो जाएगा हमारा 3√2। उसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। जो हमारी ये संख्याएं थी ना, दोनों जमा की थी तो हमने इनको जोड़कर 3√2 कर दिया। इसके बाद 5√3 है हमारा, यहां पर है घटा का 3√3। हमारे पास 5√3 है, उसमें से 3 घट जाएंगे क्योंकि यहां पर घटा का निशान लगा है तो घट जाएंगे। तो कितने बचेंगे, 5 में से 3√3 चले गए तो हमारे पास बचेंगे यहां पर 2√3। समझ में आ गया कैसे करना है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि √2 वाले को √2 में ही जोड़ा जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है, √3 वाले को √3 में ही जोड़ा जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। इस तरह से हमें जमा फिर या घटा करना है वास्तविक संख्याओं को। अब बात करें कि गुणा और भाग कैसे करना है, उसके लिए भी समझेंगे। उसके लिए हम एक उदाहरण यहां पर लिख लेते हैं। मैं लिखता हूं यहां पर 6√5, गुना का निशान लगा करके लिख देता हूं यहां पर 2√5। ये एक उदाहरण ले लेते हैं, पहले गुना का उदाहरण हम ले लेते हैं, ठीक है। बीच में गुना का निशान लगा दिया हमने। गुना कैसे करेंगे, सबसे पहले रूट के बाहर जो हमारी संख्याएं हैं उनको एक दूसरे से गुना किया जाएगा। 6 को यहां पर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। उसके बाद एक बड़ा सा रूट लगा देना है। जो हमारी रूट वाली संख्याएं हैं, यहां पर √5 है, यहां पर भी √5 है, इनको एक ही रूट के अंदर लिख देना है गुना करते समय। यहां पर आ जाएगा हमारा 5 गुना में 5। अब इनको हल करने का तरीका बताता हूं। अगर हमें कोई भी संख्या रूट के अंदर जोड़ा दिया गया हो, जैसे 2 गुना में 2 दिया है तो इनमें से 1 2 बाहर निकल जाएगा, रूट हट जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर हमें क्या दिया गया है, 5 गुना में 5, तो 5 का जोड़ा बन गया है। जोड़े में से संख्या बाहर निकल जाती है 1 और रूट हट जाता है। तो यहां पर जो भी 5 का जोड़ा है इसमें से एक संख्या बाहर निकल जाएगी और रूट
हट जाएगा। हमारा 12 ऐसा का ऐसा रहेगा, गुना में 5 के जोड़े में से यहां पर 5 बाहर आ गया, 12 पंजे 60, इसके लिए उत्तर हमारा आ जाएगा। ये तो हमने देखा गुना कैसे करना है। अगर हमें भाग करना हो कैसे किया जाएगा, उसके लिए भी एक उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर एक रेखा लगा लेता हूं। उदाहरण के लिए यहां पर मैं लिख लेता हूं 8√15 बटे में यहां पर लिख लेता हूं 2√3। अब एक बात समझो, जो हमारी संख्या है उससे हम संख्या को ही काट सकते हैं। 2 से यहां पर हम 8 को काट देंगे, 2 चौके 8 होता है। उसके बाद रूट वाली संख्या से रूट वाली संख्या को भी काटा जा सकता है। अगर हम 3 के पहाड़े की बात करें, ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, 3 पंजे 15 हमारा आता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हमारा संख्याओं को काटने पर आया। उसके बाद रूट वाली संख्याओं को काटने पर हमें कितना मिला, नीचे 3 था ऊपर 15 था, 3 पंजे 15 होता है। जो ये वाला 5 आया है रूट वाली संख्याओं को काटने पर, ये रूट के अंदर ही रहता है। जमा कैसे करना है, घटा कैसे करना है, गुना कैसे करना है, भाग कैसे करना है, वास्तविक संख्याओं पर, सारी चीजें इस वाले पेज पर उदाहरण सहित हमने समझी हैं। इनके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, वो महत्वपूर्ण बिंदु आपको इस वाले पेज पर बता देता हूं। देखो, सबसे पहले अगर हमें इस प्रकार से दिया हो कि रूट के अंदर हमारा, ये सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, रूट ए गुना में यहां पर है रूट बी, तो हम इनको किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, ए गुना में बी। इसी प्रकार से अगर हमें दिया हो रूट ए बटे में रूट बी, तो हम इनको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। ऐसे बड़ा सा बना लो, ए बटे में बी, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। 2 बिंदु यहां पर मैंने आपको बताए। इसके अलावा एक फॉर्मूला बता देता हूं जो बहुत जरूरी है, याद करना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ए जमा में बी, इसका यहां पर होल स्क्वायर किया गया है, वर्ग किया गया है, तो ये बराबर होता है ए की पावर 2 जमा में बी की पावर 2, उसके बाद जमा में 2 ए बी। 8वीं कक्षा में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 9वीं कक्षा में भी आपको समझना है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, अगर मुझे ब्रैकेट के अंदर ए घटा में बी दिया हो और इसी के साथ में दूसरा ब्रैकेट है जिसके अंदर मुझे यहां पर a जमा बी दिया गया हो, इसका फॉर्मूला होता है a की पावर 2 घटा में b की पावर 2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा हमें संख्याओं का परिमेयकरण करने के लिए। आप कहोगे संख्याओं का परिमेयकरण क्या होता है, ये हमें समझना होगा अगले पेज पर। आप फिलहाल इन 4 जो भी बिंदु मैंने बताए हैं आपको, महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये, इनको ध्यान में रखना। अब परिमेयकरण क्या होता है उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पाठ में अब बारी आ जाती है परिमेयकरण की। परिमेयकरण कब किया जाता है, अगर हमें कोई भिन्न इस प्रकार से दिया हो, नीचे की तरफ हमें संख्या रूट में दी गई हो, तो उसका हमें परिमेयकरण करना होता है। कैसे करना होता है ये समझना है। 2 उदाहरण यहां पर रखे जाएंगे। कभी भी हमारी संख्या अगर नीचे वाली रूट के अंदर दी गई हो, तो नीचे रूट के अंदर संख्या कभी भी नहीं लिखी जाती, इसीलिए परिमेयकरण करके जो भी रूट है नीचे वाली संख्या पर वो हटाया जाता है। अब यहां पर मेरे संख्या क्या दी गई है, 2 बटे में रूट 3। मुझे इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होगा, गुना का निशान लगाना होगा, और जो भी मेरी नीचे वाली संख्या है इसी संख्या से मैं ऊपर और नीचे गुना कर दूंगा। नीचे वाली संख्या रूट 3 है, तो रूट 3 से नीचे भी और ऊपर भी मैंने गुना कर दिया। अब इसको हल कर लेना है। 2 को यहां पर रूट 3 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2√3। इसके बाद नीचे वाली संख्याएं जो हैं इनको गुना करूंगा मैं, तो एक ही रूट के अंदर मैं इनको लिख सकता हूं, 3 गुना में 3, आसान है ना। तो ऊपर हमारा 2√3 ऐसा का ऐसा रहेगा। नीचे क्या होगा, अगर जोड़ा बन गया है तो एक संख्या उसमें से बाहर निकल के आ जाती है और रूट हट जाता है। 3 का जोड़ा बना है तो 3 बाहर निकल कर आ जाएगा और रूट भी इस पे से हट जाएगा। जो भी हमारा 2/√3 है उसका परिमेयकरण करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो गई, यानी कि ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अगर हमें इस तरह की संख्या का परिमेयकरण करना है तो उसके लिए, अगर हमें संख्या कुछ अकेली संख्या रूट के अंदर दी गई है, लेकिन अकेली संख्या रूट के अंदर ना दी गई हो, कुछ इस प्रकार से दी गई हो जो भी रूट के अंदर हमारी संख्या है उसमें कुछ जुड़ जाए या फिर घटा हो, तो कैसे करना है। तो देखो, इसको हल करने के लिए भी हमें गुना का निशान लगाना है, और जो हमारी नीचे वाली संख्या होगी उसी को ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देना है। जैसे हमने यहां किया था बिल्कुल वही करना है, लेकिन एक छोटा सा बदलाव होगा। उस छोटे से बदलाव को ध्यान से समझना। यहां पर मेरा 2 जमा में √3 है, तो मैं करता हूं 2√3 लिख लेता हूं। यहां पर नीचे भी यहां पर 2√3 लिख लेता हूं। मुझे क्या करना होगा, छोटा सा बदलाव, यहां पर अगर जमा का निशान है
तो मुझे घटा के निशान लगाने होंगे। जो भी निशान यहां पर होगा उस निशान को बदल देना है। जमा का होगा तो घटा का कर दो, घटा का होगा तो जमा का कर दो। यहां पर जमा का है तो मैं इन दोनों के बीच में घटा का निशान लगा दूंगा। अब इनको हल करूंगा, 2 को 2 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 4 है। उसके बाद यहां पर 2 को घटा रूट 3 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा घटा का 2 रूट 3। आसान है। नीचे आ जाते हैं। नीचे आपको यहां पर देखना है, पीछे वाले पेज पर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस रूप में आपको हमेशा ये मिलेगा। देखो, ए जमा में भी ए घटा में भी अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये हमारा ए जमा में बी के रूप में दिया गया है, ये हमारा ए घटा में बी के रूप में दिया गया है। और फॉर्मूला क्या होता है? ए की पावर 2 घटा में बी की पावर 2। ये वाला फॉर्मूला देखो मैंने यहां पर आपको बताया है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कर रहे हैं यहां पर नीचे वाली संख्याओं पर। तो सबसे पहले हमें इस रूप में दिया गया है, इस रूप में परिवर्तित करना है। ए की पावर 2 करेंगे, ए हमारा कितना है? 2 है, तो यहां पर 2 लिखेंगे, 2 की पावर 2 कर देंगे। उसके बाद घटा का निशान लगाएंगे। अब बी की पावर 2 हमें करना है। यहां पर बी कितना है? रूट 3, तो रूट 3 लिखेंगे, इसकी पावर 2 कर देंगे। और पीछे वाले पेजेस पर मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा 2 होता है ये रूट को काट देता है, ये रूट का दुश्मन होता है भाई। तो 2 से यहां पर पावर 2 से रूट कट जाएगा। इसके बाद हल करेंगे, 2 की पावर 2। सबसे पहले तो ऊपर वाली जो हमारी संख्या है 4 घटा में 2 रूट 3, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बटे में जो हमारा यहां पर 2 की पावर 2 है, इसका अर्थ होगा 2 को 2 से गुना करना, 2 को 2 से गुना करने पर 4 आ जाएगा। घटा का निशान लगा लेंगे। यहां पर जो हमारा पावर 2 है उससे रूट कटने पर हमारा अकेला यहां पर 3 बचा, इसको लिख लेना है। अब इसको यहां पर क्या करेंगे? 4 घटा में 2 रूट 3 बटे में हमारी क्या संख्या आएगी? 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। और नीचे कभी भी 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, यानी कि हमारी संख्या 2 बटे में 2 जमा में रूट 3, इसका परिमेयकरण करने पर ये हमारा उत्तर हमें मिल गया है। ये उत्तर हो जाएगा। आई होप परिमेयकरण करना आपको आ गया होगा। परिमेयकरण करने से संबंधित आपके जो भी एग्जाम होंगे और किताब में प्रश्न दिए गए होंगे और एग्जाम में तो यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो परिमेयकरण डिटेल में समझ लेना है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे करो और देखो, समझो। परिमेयकरण करने के बाद पाठ का जो आखिरी विषय है उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पाठ का जो आखिरी विषय है उसमें हमें जो भी वास्तविक संख्याएं हैं उनके घातांक नियम समझने हैं। तो यहीं पर वही दिए गए हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, इनको फॉर्मूले हम कह सकते हैं। उदाहरण सहित सभी को हम यहां पर समझने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर क्या दिया गया है? अगर हमें a की पावर m दी गई है गुना में a की पावर n दी गई है, संख्याएं हमारी बराबर हैं लेकिन पावर अलग अलग है और बीच में जो ये बिंदु लगा है इसका अर्थ होता है गुना। संख्याएं गुना में हो और पावर अलग अलग हो तो उनमें क्या होगा? जो भी संख्याएं हैं वो कॉमन आ जाएगी, उभयनिष्ठ आ जाएगी और जो भी पावर है वो जुड़ जाती है। अगर गुना होगा तो पावर जुड़ जाएगी। संख्याओं के बीच अगर गुना का निशान है तो पावर जुड़ जाती है। उदाहरण इसका दे देता हूं, जैसे यहां पर मैं लिख लेता हूं 3 की पावर 2, उसके बाद यहां पर बिंदु लगा दिया मैंने, ये गुना का निशान मान लो। ठीक है, गुना का निशान लगा सकते हो इसकी जगह पर या फिर बिंदु हमने लगा दिया। उसके बाद यहां पर 3 की पावर 1 मैंने लगा दिया। यहां पर क्या होगा? हमारी संख्या जो है वो एक बार लिखी जाएगी, तो 3 हमने लिख लिया। उसके बाद जो हमारी पावर है m और n यानी कि 2 और 1 ये जुड़ जाएंगी। यहां पर आ जाएगा मेरा 2 जमा में 1। 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 जमा में 1 3 हो जाएगी। 3 की पावर 3 कितनी होती है? 3 गुना में 3 गुना में 3, यानी कि 3 गुना में 3 होता है 9। 9 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27। इस तरह से इसको समझ लेना है। ठीक है, ये काइंड ऑफ फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगर हमें यहां पर दिया हो एक कोई संख्या हमारी a है, उसकी पावर m है, उसके बाद ब्रैकेट लगाया गया है और बाहर ब्रैकेट की पावर n दी गई है, तो क्या होगा? जो भी हमारी पावर है ना इस कंडीशन में गुना हो जाएगी। संख्या तो एज इट इज रहेगी, m और n हमारी संख्या गुना हो जाएंगी। जैसे यहां पर मैं 2 की पावर 2 लिख लेता हूं, उसके बाद ब्रैकेट लगा के इस पे फिर से पावर यहां पर 3 कर देता हूं। ठीक है, 2 की बजाय मैंने 3 कर दिया। अब तो क्या होगा? संख्या हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी। जो पावर है 2 और 3 ये एक दूसरे के साथ गुना हो जाएंगी। 2 की पावर 2 तिया 6 हो जाएगी। अब यहां पर 2 की पावर 6 क्या होता है? 2 गुना में 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 2,
इस तरह से हमारी ये संख्या आएगी। अब इनको गुना करके मुझे बताओ यहां पर क्या आएगा, कमेंट करना, ठीक है। आगे आ जाते हैं। आगे यहां पर क्या दिया गया है, a की पावर m बटे में a की पावर n। हमारी संख्या तो यहां पर बराबर है, लेकिन पावर जो है ना वो m और n है, अलग अलग दी गई हैं, संख्याएं हमारी बटे में हैं। कुछ इस तरह से मान लो 2 की पावर यहां पर हमें 4 दी गई है, बटे में यहां पर 2 की पावर हमें 2 दी गई है। इस तरह से हमें ये दिया गया है, ठीक है। दोनों संख्याएं हमारी बराबर हैं लेकिन पावर अलग अलग हैं। अब ये किस तरह से हैं, भाग में हैं। भाग में जो पावर होगी वो क्या होगा, घट जाती है, यानी कि माइनस हो जाती है। हमारी संख्या ऐसी की ऐसी रहेगी, संख्या हमारी 2 है, ऐसी की ऐसी आ जाएगी। उसके बाद जो हमारी ऊपर वाली पावर है उसमें से नीचे वाली पावर को यहां पर घटा दिया जाता है, m घटा में n हो जाता है। यानी कि ऊपर वाली पावर हमारी 4 है, नीचे वाली पावर 2 है, 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुना में 2, ये होता है 4। इसके बाद आखिर में आ जाते हैं। यहां पर इसमें क्या किया गया है, हमारी संख्याएं अलग अलग हैं लेकिन पावर हमारी सेम है। देखो a और b हमारी संख्याएं हैं, इसका उदाहरण लिख कर चलते हैं। 2 है, ठीक है, उस पे पावर हमारी 2 लगी हुई है। उसके बाद संख्या हमारी कोई अलग है, गुना का निशान लगा लेते हैं। 3 है, इस पे भी पावर हमारी 2 है। अब की बार पावर हमारी इक्वल है, बराबर है। तो इसको किस तरह से हल करना है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे यहां पर संख्याएं हैं वो एक दूसरे के साथ गुना हो जाएंगी, यानी कि 2 गुना में 3 हो जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 गुना में 3, और जो भी पावर है वो कॉमन आ जाएगी, उभयनिष्ठ आ जाएगी। पावर बराबर है तो वो उभयनिष्ठ आ जाती है। अब यहां पर 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। इसके बाहर जो पावर लगी हुई है वो इस 6 पर भी लग जाएगी, तो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 गुना में 6, जो हो जाएगा हमारा यहां पर 36। जो भी यहां पर वास्तविक संख्याओं पर हमने घातांक के नियम, ये 4 नियम हैं, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही। ये पाठ का आखिरी विषय हमने इस पेज पर समझ लिया उदाहरण सहित। इसी आखिरी विषय के साथ पाठ 1 संख्या पद्धति का जो भी परिचय है वो हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे विषय जो भी उदाहरण सहित मैंने आपको बताए हैं समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके अलावा इस वीडियो को अपने सहपाठी जो आपकी कक्षा में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर जरूर करना, और जो भी नए विद्यार्थी चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 9वीं की हिंदी माध्यम में गणित और विज्ञान की वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।